जहां पर आपने लगभग 22-23% की वृद्धि निफ्टी पर देखी है, जोड़ते हैं नीलेश शाह साहब को। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं आप बाजार पर और पिछले 2-2.5 दशक से आप बाजार को बहुत पैनी नजर से ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। नीलेश भाई नमस्कार, स्वागत है आपका, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बताइए किस तरीके से आप ब्रॉडर मार्केट्स में अब इस हरियाली को देख रहे हैं। हमारे विदेशी मित्र अब 33 सेशंस के बाद खरीदारी करते हुए काफी गिरावट के बाद। इन सेल जी, हमारे फंडामेंटल्स तो अच्छे ही थे। शायद ये ओमिक्रॉन की वजह से एक डर का माहौल पैदा हुआ था। अब ओमिक्रॉन के बारे में लग रहा है कि वो केस बढ़ा रहा है, बट हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट उतनी नहीं बढ़ा रहा है। अगर यही माहौल बना रहा तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर बढ़ेगा। दूसरा, मार्केट अब दिसंबर तिमाही रिजल्ट्स को देखेगा। उम्मीद यही है कि ज्यादातर रिजल्ट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप आएंगे या उससे बढ़िया आएंगे, और कुछ ही दिनों में हम बजट को देखना चालू करेंगे। पिछले साल बजट ने एक इकोनॉमी को हीलिंग टच दिया था। इस बार उम्मीद है कि वो प्रो ग्रोथ बजट होगा, रिफॉर्मिस्ट बजट होगा, और साथ ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी ध्यान देगा। तो इस वक्त मार्केट फ्यूचर्स को थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिवली देख रहा है। ओमिक्रॉन का डर थोड़ा कम हुआ है, आगे भी वैसे ही चलता रहा तो मार्केट में अपसाइड है। जी, इस अपसाइड को नीलेश भाई आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं? आपके रडार पर कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे जहां पर अभी भी आपको रिलेटिव वैल्यूएशन ठीक दिखती है मुकाबले जो हमने हाई लगाया था अक्टूबर में? शैल भाई, ये मार्केट फेयरली प्राइस्ड मार्केट है, कोई सस्ती मार्केट नहीं है मार्च या अक्टूबर 2020 की तरफ। इस मार्केट में हमें जो 2-3 सेक्टर अच्छे लगते थे और अभी भी लगते हैं, वो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स हैं। हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स मार्केट और लोकल मार्केट दोनों में कैपिटल गुड्स कंपनीज को ऑर्डर फ्लो बनेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे रिवाइव होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एनीवे ऑल टाइम हाई लेवल पे है। तो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स कंपनी जिन्होंने पिछले 4-5 साल कॉस्ट कटिंग करके सरवाइव किया है, अब वो ऑपरेटिंग लिवरेज से प्रॉस्पर करेंगे। दूसरा सेक्टर होम इम्प्रूवमेंट का है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में तेजी आती हुई दिख रही है, धड़ल्ले से प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, एंड उस वजह से जो सारे सेक्टर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, टाइल्स हुआ, पेंट्स हुआ, प्लाईवुड हुआ, सीमेंट हुआ, वायर्स एंड केबल्स हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, उनमें सिलेक्ट कंपनीज हमें अच्छी लगती हैं। एक और सेक्टर जहां पे हम पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव हुए हैं वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर ने मार्केट को पिछले 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्म किया है और वैल्यूएशन सब वहां पे रीजनेबल हुई है। कुछ कंपनीज भी है जो अभी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, उनके वैल्यूएशन के मुताबिक शायद वो मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज देंगे रिजल्ट्स फॉर्म में। तो हमें लगता है इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर एंड फार्मा, ये तीनों सेक्टर में ओवरवेट रहना चाहिए। ये आने वाले साल में मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स, फार्मा, होम इम्प्रूवमेंट, नीलेश जी का फोकस यहाँ पे रहेगा। नीलेश जी, एक और चीज़, अब एक सेक्टर पे आते हैं जिस सेक्टर पर जिम्मेदारी होती है आपकी ग्रोथ को फिनेंस करने की, बैंक्स। बीते 3 महीने का डैमेज बहुत सिवियर रहा, स्पेशली कमिंग कोटक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक। अब आज जो RBI की रिपोर्ट आई है और एक बहुत सटीक समय पर आई है रिपोर्ट, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई जो एक सबसे शॉर्टेस्ट, टफेस्ट और वर्स्ट पीरियड था बैंक्स के लिए, उसमें बैंक्स के जो NPAs हैं वो करीब करीब सब्सटेंशियली 8.2 से घटकर 6.9 की रेंज में आ गए हैं। RBI की इस रिपोर्ट पर आपका तर्क, आप कैसे समझ रहे हैं इस रिपोर्ट को, कैसे रीड करते हैं, और बैंक्स पे आपका टेक? नीरज भाई, बैंक में 2 तरीके की बैंक बनेगी। पहले मैं कस्टमर साइड से बात करता हूँ। एक बैंक्स ऐसी होगी जो अपने कस्टमर के साथ डिजिटल कनेक्ट बनाएगी, जो ब्रांच खोले बगैर दूर दूर
प्रांत में, प्रदेश में कस्टमर के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करेगी। उनकी एक्विजिशन कॉस्ट भी कम होगी, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होगी, और वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के साथ कम से कम कीमत पे कनेक्ट कर पाएंगे। मोर इम्पोर्टेंटली डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए वो अपने कस्टमर को ओन कर पाएंगे, वो क्या करते हैं, वो क्या चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसे सही समय पे सही प्रोडक्ट दे पाएंगे। सेकंड है कि इन कस्टमर के साथ कनेक्ट करके आपको जो डिपॉजिट मिलेगी, आपको जो फी मिलेगी, उसे आपको सही तरीके से डिप्लॉय करना पड़ेगा। और यहाँ पे आरबीआई का एनपीए रिपोर्ट काम में आता है। पेंडेमिक समय प्रोबेबली भारतीय इकोनॉमी के लिए सबसे खराब समय था, और उसके बावजूद भी इंडियन बैंकिंग सेक्टर ने एनपीएस में कटौती की है। कुछ एनपीएस क्रेडिट गारंटी स्कीम की वजह से कम हुए हैं, कुछ एनपीएस मॉरेटोरियम की वजह से कम हुए हैं। बट आज जब इकोनॉमी ओपन हो रही है तो कोई दो राह नहीं है कि हमने इस पेंडेमिक में क्रेडिट क्वालिटी को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि दो प्रकार की बैंक रहेगी मार्केट में। एक बैंक जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी, वो डिजिटली सेवी होगी, अपने कस्टमर से वेल कनेक्टेड होगी, उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट गांव दुनिया से कम रहेगी, और वो इन पैसे को बड़ी अच्छी तरह से डिप्लॉय कर पाएगा, उनके एनपीए ज्यादा नहीं होंगे। और दूसरी साइड पे ऐसी बैंक होगी जो ब्रांच के थ्रू एक्सपैंड कर रही होगी, जिनकी कस्टमर कनेक्ट उतनी अच्छी नहीं होगी, या जो क्रेडिट लेंडिंग में एनपीए खड़े करते रहेंगे। ये सेगमेंट मार्केट को अंडर परफॉर्म करेगा और पहला सेगमेंट मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। वाकई। चलिए, तो अगर आप देखें ये बैंक्स पे आपका टेक है, और एक एक करके अगर आप देखें सेक्टर्स जिनको हम छूते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं नीलेश जी से। अच्छा नीलेश जी, बहुत सारे स्पेस में आप देखें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लुक एट आईटी ऑल टाइम हाई, बैंक्स पे आपकी टिप्पणी हो ही गई, इंप्रूवमेंट सेगमेंट काफ़ी अच्छा खासा मूव है। थोड़े से कुछ स्पेस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिमोरलाइज्ड फील कर रहे हैं इस वक्त, और वो है ऑटो में टू व्हीलर स्पेस, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। ये 2021 इनके लिए कतई भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि बुरे वक्त में ही स्टॉक्स के साथ खड़े रहिए, अच्छा वक्त आपका इंतजार करेगा। यहाँ पे जो लोग डिमोरलाइज होकर बैठे हुए हैं, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस ने तो फिर भी एक सब्सटेंशियल मूव दिया, आप इस स्पेस को कैसे रीड कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इस स्पेस पर? अगर आप ऑटोमोबाइल स्पेस को देखें तो वहां पे दोहरा प्रेशर था। एक रॉ मटेरियल जैसे स्टील हुआ, मेटल हुए, उनके दाम बढ़ गए। दूसरा, चिप शॉर्टेज की वजह से वो उतना बना नहीं पाए जितना बनाना चाहिए। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक और ट्रेंड दिखने को मिला है कि एंट्री लेवल बाइक प्री पेंडेमिक लेवल से कम बिक रही है, और उस वजह से कुछ कंपनीज को प्रॉब्लम हो रही है। और एसयूवी जो थोड़ी महंगी टाइप की कार है, वो प्री पेंडेमिक लेवल से ज्यादा बिक रही है। तो एक तरीके से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है। जिनकी इनकम इस पेंडेमिक लेवल में बढ़ी है, जिनका सरप्लस बढ़ा है, वो बड़ी और अच्छी कार खरीदना पसंद कर रहे हैं, बड़ी और अच्छी बाइक खरीदना पसंद कर रहे हैं। जो जो कंपनीज प्रीमियमाइजेशन स्पेस में है उनको फायदा हो रहा है, जो एंट्री लेवल स्पेस पे है उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज है ऑपरेटिंग लिवरेज की। अगर आपके पास चिप्स नहीं है तो आप उतनी गाड़ियां, बाइक्स नहीं बना सकते, और उस वजह से आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कम हो जाता है और परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट हो जाता है। हमें लगता है इस वक्त ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में, बॉटम फिशिंग करना चाहिए। रिमेंबर करिए कि चिप शॉर्टेज कल को खत्म नहीं होने वाली है, उसे 6, 8, 9 महीने लग सकते हैं खत्म होने के लिए। आपको एक मौका मिलेगा इन कंपनीज को लेने के लिए। इनकी डिविडेंड यील्ड 4 से 5% के आसपास है। सेकंड, इन कंपनीज की वैल्यूएशन अपने लाइफ टाइम लो के आसपास है, और यहाँ से जो नेगेटिव फैक्टर्स है, चाहे रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो, मार्जिन प्रेशर हो, डिमांड प्रेशर हो, या चिप शॉर्टेज हो, ये सब धीरे धीरे करके कम होंगे। ये ओवरनाइट खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे करके कम होंगे। तो इन सेक्टर्स में, टू व्हीलर्स में, आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। आपको ओवर नेक्स्ट 3 से 6 महीना अक्यूमुलेट करना पड़ेगा और थोड़ा राह देखना पड़ेगा। जी शाह साहब, एक सेक्टर जो अब एक और तरीके से उभर कर आपके सामने आता हुआ दिख रहा है वो है सेकंड रंग
मिड कैप आईटी स्टॉक्स, हम लोगों ने सन 2021 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन स्क्रीन पर दिखाना जरूरी है, जैसे कि जैसे कि माइंड ट्री, कोफोर्ज, एल&टी टेक्नोलॉजीज, एल&टी इंफोटेक, टाटा एलेक्सी, जो 3 डिजिट से मूव करते हुए दिखे हेवी 4 डिजिट्स में। क्या एक और लेयर मिड कैप आईटी स्टॉक्स की आपको उभरती हुई दिख रही है? यहां पर क्या वैल्यूएशंस की चिंता करनी चाहिए? क्या बाजार हकीकत से आगे बढ़ता जा रहा है? आपकी राय। सुशैल भाई, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। मुझे लगता है मिड कैप आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सारी बहुत अच्छी कंपनीज है, उनके बिजनेस बहुत अच्छे हैं। हावेवर, जो वैल्यूएशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, जो परफॉर्मेंस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है इन कंपनीज से, वो शायद ही ये डिलीवर कर पाएंगे। आज ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं मिड कैप क्षेत्र में जिनमें प्राइस टू विजन ट्रेड हो रहे हैं रादर देन प्राइस टू वैल्यूएशन। उम्मीद है कि ये कंपनीज ये करेंगी, वो करेंगी, और उसकी वजह से आज के दाम है। अगर वो करेगी तो बहुत अच्छा है, बट हमेशा हमने देखा है कि जिनकी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, उसमें मोड़ आते रहते हैं। तो वैसे ही अगर इन कंपनीज की डिलीवरी में एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हुई तो एक करेक्शन आ सकता है। इस वक्त हम आईटी क्षेत्र पे बुलिश हैं, बट हम आईटी क्षेत्र में लार्ज कैप आईटीज में निवेश करना पसंद करते हैं और एकदम सिलेक्ट मिड कैप आईटीज में निवेश कर रहे हैं। नीलेश जी, ये प्रश्न मुझे शायद पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं हिमाकत कर रहा हूं। ये जो आपने एग्जिस्टिंग मिड कैप आईटी में स्टॉक्स ऐड किए हैं, क्या ये वो हैं जहां पर ऑलरेडी काफी अच्छी रैली आ चुकी है, आपको विजन मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है, या कोई नया मिड कैप आईटी ऐड किया है आपने? हमने मिड कैप आईटीज में जो पहले पोजीशन बनाई थी उसी को ज्यादातर चलाया है। इनफैक्ट ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुक भी किया है। कॉन्स्टेंटली हमारी रिसर्च टीम मिड कैप आईटी कंपनीज और लार्ज कैप आईटी कंपनीज दोनों को रिसर्च करती रहती है, बट आज के वैल्यूएशन के अनुसार हमें लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर है।